नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज की कक्षा होगी हमारी अविकारी शब्दों के ऊपर, क्योंकि हमने विकारी शब्दों को पढ़ लिया है। हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और इनमें होने वाले विकार, लिंग, वचन, काल का हमने विकार देखा, साथ में हमने कारक को भी पढ़ा। अब हम उन शब्दों को पढ़ रहे हैं जैसे पिछली कक्षा में हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, जिनमें ना तो लिंग का, ना वचन का, ना काल संबंधी कोई भी विकार नहीं होता, अर्थात इनके कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सदैव किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी काल में सदैव एक से प्रयोग में लाए जाते हैं। समुच्चयबोधक अविकारी शब्दों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इनका काम क्या है, क्योंकि यदि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी की अगर आप बात करते हो तो वहां पे भी वाक्य संरचना है। अब आप कहोगी कि वाक्य से समुच्चयबोधक का क्या लेना देना। आप याद रखिए कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको वाक्यों को पहचानने के लिए संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वनडे एग्जाम में खासकर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमें देता है। तो उस जगह पे हम जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं इन वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, उन्हें ही हम कहते हैं समुच्चयबोधक। और यदि आप समुच्चयबोधक की पहचान अच्छे से कर पाते हैं तो आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए चर्चा करें हम इसके बारे में। क्या होते हैं समुच्चयबोधक? तो समुच्चयबोधक ऐसे अविकारी शब्द हैं जो किन्हीं दो शब्दों को, वाक्यांशों को या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक शब्द लिखा है और, आपने बहुत सारे शब्द देखोगे जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, मगर, क्योंकि, ऐसे बहुत सारे हैं। इसलिए आप जब भी इनको लिखते हैं तो आप देखिएगा इनके पहले कोई ना कोई उपवाक्य होगा, मतलब एक कर्ता और क्रिया, अर्थात कर्ता और कर्ता का विस्तार और क्रिया क्रिया का विस्तार। मतलब आपको इनके आगे पीछे क्या मिलेगा? हमेशा एक उद्देश्य और एक विधेय मिलेगा। आपको पश्चात में भी देखेंगे तो एक उद्देश्य एक विधेय होगा। हालांकि दो ऐसे भेद हैं जिनमें हम शब्दों को भी जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? शब्दों को, संयोजक और वियोजक, जो समानाधिकरण के अंतर्गत आता है। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये और लिखा हुआ है और के आगे पीछे यहां पे दो शब्द लिखे हैं, इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया। वहीं और लिखा है और यहां लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूं, वह टीवी देख रहा है। उसी प्रकार से मोहन बोल रहा है, मीना चुप थी। मोहन बोलता रहा और मीना चुप थी। तो आप देखेंगे इनके आगे पीछे या तो हमें उपवाक्य मिल रहे हैं, या तो वाक्य का अंश, वाक्यांश मिल रहा है, ठीक है, या कोई शब्द मिल रहे हैं, और इन शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को ये क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो समुच्चयबोधक यही कहलाते हैं, जो वाक्यों को, उपवाक्यों को, वाक्यांशों को, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके भेद हैं दो प्रकार के, समान अधिकार रखने वाले, समान प्रधानता रखने वाले, शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जोड़ने वाले समानाधिकरण कहलाता है। व्यधिकरण का अर्थ होता है कि जब आप किसी वाक्यांश में या वाक्य में देखें कि एक अंश जो है दूसरे पर आश्रित है, अर्थात एक प्रधान है, एक क्या है? प्रधान है, और दूसरा क्या है? आश्रित है। दूसरा क्या है? आश्रित है। तो इन ऐसे वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो समुच्चयबोधक होते हैं उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। ठीक है, समानाधिकरण के चार भेद होते हैं और व्यधिकरण के भी चार भेद होते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं और फिर मैं चर्चा करूंगा कि किस तरीके से हम वाक्य की संरचना करते हैं। अब देखिए, समानाधिकरण चार प्रकार के हैं। एक है संयोजक, दूसरा वियोजक, वियोजक विकल्प सूचक या विभाजक, एक ही बात होती है। तीसरा है विरोध और चौथा है परिणाम। क्या है अर्थ, परिभाषा? तो इसके बारे में समझिए। समानाधिकरण में समान अधिकार रखने वाले, समान प्रधानता वाले शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा राम डॉक्टर है। राम क्या है? डॉक्टर है। और श्याम चोर है। अब नैतिक मूल्य नहीं, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो आप ये मत बोलना कि राम डॉक्टर है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और श्याम चोर है ये अप्रधान है, ऐसा नहीं है। हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, हम शब्दों की बात करते हैं, वाक्यांशों की बात कर रहे हैं। देखिए, राम डॉक्टर है, अपनी जगह वो उसकी प्रधानता है। ठीक है, श्याम का अपना काम है, वह चोर है, वो प्रधान।
तो दोनों ही कैसे हैं, उपवाक्य, समान अधिकार समान प्रधानता रखने वाले हैं, और उसको आपने किससे जोड़ा, और से। तो जब आप इस तरीके के यहां पे लिखे हुए हैं, जब ऐसे समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं, परंतु, अन्यथा, अतः, किंतु, और, या, बल्कि, इसलिए, वा, एवं, लेकिन आदि, ये ऐसे समुच्चय बोधक होते हैं जो समान प्रधानता रखने वाले शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में यहां लिखा हुआ है, देखिए, और विराट और रोहित भाई हैं। अब विराट की भी उतनी प्रधानता है जितनी रोहित शब्द की है। उसी प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से हमने लिखा था कि राम डॉक्टर है और श्याम क्या है, चोर है, तो दोनों की समान प्रधानता है। इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं संयोजक। संयोजक और वियोजक, दो हम पढ़ेंगे, विभाजक। ये ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो शब्दों को भी जोड़ते हैं, किंतु बाकी के जितने भी हैं वो केवल और केवल वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, और यही संयोजक और वियोजक का प्रयोग आप आगे चल के, ठीक है, समास में भी करेंगे, द्वंद्व समास में, जब आप समाहार और वैकल्पिक आप बनाएंगे तब, और इतरेतर। ठीक है, चलिए, अर्थ क्या है। अब संयोजक का अर्थ क्या है, देखिए, समुच्चय बोधक वाक्यांशों, उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ता है। अर्थगत बात करूं, संयोजक का मतलब होता है दो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों का संयोजन करना, इकट्ठा करना, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजक। ठीक, जिन शब्दों से या जिन आविकारी शब्दों से या जिन समुच्चय बोधक आविकारी शब्दों से दो वाक्यांशों, शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तथा इनमें शब्दों द्वारा वाक्यों, वाक्यांशों को इकट्ठा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजक, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक, इनके लिए प्रयोग होता है और, वा, एवं, तथा। केवल इनका ही प्रयोग किया जाता है। छोटा वा लिखा है मैंने, जैसे राम और श्याम, आप दोनों ने इसको क्या कर दिया, इकट्ठा, तो ये क्या है, संयोजक है। उसी प्रकार से विराट मंदिर जाता है, पूजा करता है, बीच में क्या लिखा, वाह, विराट मंदिर भी जाता है ना, और वहां क्या करता है, पूजा करता है, तो वह पूजा करता है। यहां क्या लिखा है, तथा, छोटे बड़े दोनों को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो रोहित पढ़ाई करता है और विराट नौकरी करता है, दोनों की समान प्रधानता है, और क्या कर रहा है, ये संयोजक हैं, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इकट्ठा करने का काम। अर्थगत। वियोजक क्या है, वियोजक शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को जोड़ेंगे, पर अर्थगत विभाजक अर्थात पृथक्करण का काम करेगा, अलग। जैसे विकल्प करते हैं ना, हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखता है कि पहला क्वेश्चन है, दूसरा, बीच में लिख दिया अथवा, तो या तो ये करना है या तो ये, दोनों में से एक, तो एक समय में एक का बोध कराते हैं, पृथक्करण, दोनों में से एक। इसके लिए हम या का प्रयोग करते हैं, बड़ा वा, अथवा, की, ना ना ना, की का प्रयोग नहीं करते, ना 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 का प्रयोग करते हैं, ना की और नहीं तो। ठीक है, मोहन नहीं तो, नहीं तो का भी प्रयोग नहीं होगा, गलत लिखा है, दोनों ना ना का प्रयोग। ना तुमने, ना तुम्हारे भाई ने मेरी बात मानी, ना तुमने, ना तुम्हारे भाई ने मेरी बात मानी। या, वा, अथवा का भी हम प्रयोग करते हैं। देखें, तुम पहले हंस लो फिर बोलो, अब बीच में क्या लिखा है, या, तो हंसोगे और बोलोगे एक साथ संभव नहीं है, एक काम, एक के बाद एक, या तो ये या तो ये। ठीक है, तुम जल्दी चले जाओ, अन्यथा आज यहीं रुक लो, या तो चले जाओ या तो रुक जाओ, तो अन्यथा का प्रयोग आप करते हैं, यहां लिख लेना अन्यथा। ठीक है, मुझे किताब या पेन चाहिए, भाई मांग रहा हूं, या तो किताब दे दो या तो पेन दे दो। क्या तुम चाय पीना चाहोगे अथवा कॉफी, तो आप किसी एक समय में एक चीज की बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजक। ऐसे अव्यय जो किसी वाक्य, शब्द या वाक्यांशों को क्या करते हैं, जोड़ते तो हैं, किंतु अर्थगत विभाजन का बोध होता है, पृथक्करण का बोध होता है, ऐसे हम विकल्प विभाजक कहते हैं, विकल्प भी कहते हैं, विभाजक भी कहते हैं, या वियोजक कहते हैं। अब है विरोध दर्शक। विरोध दर्शक क्या है, विरोध का अर्थ है कि आपने कोई एक कथन लिखा, आपने कोई एक कथन लिखा और यहां पर आपने जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग किया है, ये समुच्चय बोधक है, फिर आया दूसरा कथन, मतलब एक उपवाक्य, दो। अब क्या होगा, इसके विरोध का कथन होगा, इसके विपरीत, मतलब जो यहां कहा जाए इसका उल्टा हो, उसे हम कहते हैं विरोध। जैसे कैसे, पर
परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, इनका आप प्रयोग करते हो। पूरे आप जितने भी वाक्य बनाते हैं आप विरोध दर्शाने के लिए क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। मोहन को मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं समझा, तो समझाया पर के बाद क्या लिखा, नहीं समझा, उसके विपरीत। हमने मामा को बहुत रोका परंतु वे नहीं रुके, तो रोका नहीं रुके, विरोध है ना। होमवर्क करके लाए हो, सर हम कर लेते लेकिन लाइट नहीं थी, सर में दर्द था, बहाना बना दिया। मगर, किंतु, परंतु, देखिए मैं ट्रेन से वापस चला जाता किंतु मेरे पास क्या नहीं थी, टिकट नहीं थी, तो नहीं गया, विरोध हो गया। उसी प्रकार से मैं अकेला हूं परंतु मैं हार नहीं मान सकता, मतलब अभी भी काम करोगे, इसके विपरीत हूं। उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन प्रथम नहीं आ सका, ठीक है। विराट ने बहुत समझाया पर रोहित नहीं माना, हमने इसको प्रयोग किया। तो आप देखेंगे कि यहां पर जितने भी इनके बाद में आपने कथन लिखा है, पहले वाले के जो उपवाक्य है उसके विपरीत अर्थात विरोध का सूचक है, तो इसे विरोध सूचक या विरोध दर्शक या विरोधवाचक भी हम कहते हैं। चलिए अगला है हमारे पास में परिणाम सूचक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप याद रखिएगा समानाधिकरण से जो बनाए जाते हैं, जितने भी समानाधिकरण इनका आप प्रयोग करके जो आप बता रहे हैं ये परिणाम तक, इन सब से आप बनाते हो संयुक्त वाक्य। क्या बनाते हैं, संयुक्त वाक्य। आपके वाक्य खत्म, आप इनको पढ़ लीजिए। अभी व्यधिकरण से का प्रयोग करेंगे, आप मिश्र वाक्य बनाएंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि आप किनका प्रयोग करते हो। तो संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आपको समानाधिकरण समुच्चयबोधक का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात यदि किसी वाक्य में आप देखें कि समानाधिकरण समुच्चयबोधक का प्रयोग है, आंख बंद करके, बिल्कुल चेक मत करो, आप आंख बंद करके लगा दीजिए, वो क्या होंगे, संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य ये भेद ही है, परिमाण नहीं है, परिणाम सूचक है ये, इसको सही कर लीजिएगा। तो मैं हूं, यहां लिखना है आपको परिणाम सूचक बोधक, है ना, जो लिखना है परिणाम सूचक। तो देखिए आप क्या लिखते हो, एक कथन आता है ना, इसको समझिए, यहां समझाता हूं। आपने एक कथन लिखा यहां पर, अब यहां पर आप क्या लिख रहे हो, समुच्चयबोधक का प्रयोग कर रहे हो, ये आपने। फिर दूसरा कथन आया, ठीक, तो आपने दो उपवाक्यों का प्रयोग किया। आपने क्या किया, दो उपवाक्यों का प्रयोग किया। अब ये समुच्चयबोधक है। आप यदि आप परिणाम यहां लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, परिणाम अगर लिख रहे हो तो यहां आप कारण लिखोगे, समझिएगा। तो इस समुच्चयबोधक का प्रयोग कर कर आपने क्या लिखा, परिणाम। और यदि मैं इसको पलटा दूं, पहले परिणाम लिख दूं, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कारण। इतने में फर्क क्या हो गया जानते हो, यदि आपने इस समुच्चयबोधक के बाद में आपने प्रयोग किया, यहां अगर आप परिणाम लिख रहे हो तो यहां पे ऐसे ही समुच्चयबोधक का प्रयोग हो सकता है जो क्या है, परिणाम का सूचक है। और यदि आपने परिणाम पहले लिख दिया तो यहां आपको कारण सूचक लिखना पड़ेगा। तो दोनों में अर्थ भिन्नता क्या है, भिन्नता यह है कि यदि यहां परिणाम लिखा है आपने और यहां कारण, तो इसे कहते हैं परिणाम सूचक अर्थात संयुक्त वाक्य है। और यदि आपने कारण यहां लिख दिया और परिणाम यहां लिख दिया, इसका मतलब यह क्या है, मिश्र वाक्य है, आपने वैधिकरण का प्रयोग कर लिया। उदाहरण देखिए, देखिए मैं समझाता हूं, देखो हमने लिखा यहां पर मीना बीमार है इसलिए कक्षा नहीं आई। अब कैसे पहचाने, तो देखिए यहां पर लिखा है हमारे पास में इसलिए, ये क्या लिख दिया आपने, इसलिए। अब मुझे बताओ मीना पहले बीमार हुई कि पहले कक्षा नहीं आई। हमेशा क्या होता है, रीजन पहले होता है, रिजल्ट बाद में आता है। कारण पहले होगा, है ना, परिणाम बाद में आता है या ना। तो देखो मीना बीमार है, तो पहले घटना क्या हुई, बीमार होने की। तो बीमार होना यह क्या है, कारण है।
यह क्या है? कारण है। तो आपने पहले क्या लिखा है? कारण। और इसलिए के बाद क्या हुआ? ये परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम। परिणाम क्या पड़ा? कि वह कक्षा नहीं है। तो इसलिए के बाद आपने क्या लिखा? परिणाम लिखा। तो इसे कहते हैं परिणाम सूचक, वाचक या दर्शक। अब इसको मैं उल्टा कर देता हूं। कैसे? देखें, यहां लिखते हैं मीना मीना साला नहीं आई, क्योंकि क्योंकि वह बीमार है। अब मीना साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो आपने क्या लिखा यहां पर? क्योंकि। अब मीना नहीं आई और मीना बीमार है, तो बीमार पहले हुई थी, ये बाद वाली घटना है कि पहले वाली। तो आपको पता चलेगा कि साला ना आना बाद में हुआ और बीमार होना पहले। तो आपने क्या किया? पहले क्या लिख दिया? परिणाम लिख दिया। क्या लिख दिया? परिणाम। और क्योंकि के बाद आपने क्या लिखा? आपने कारण लिखा। क्या लिख दिया? कारण। तो कारण पहले हुआ था, तो आपने क्या लिखा? परिणाम नहीं, क्या लिखा? बाद में कारण। जैसे ही आपने बाद में कारण बनाया, आपने प्रयोग किया क्योंकि का। और क्योंकि क्या है? कारण सूचक है। और ये है क्या? व्यधिकरण। ये क्या है? व्यधिकरण। अर्थात ये है समानाधिकरण और ये क्या है? व्यधिकरण। ये समानाधिकरण के अंतर्गत परिणाम सूचक है, ये व्यधिकरण के अंतर क्या है? कारण सूचक है। और कारण बताते हो बेटा तो याद रखना ये इस पर आश्रित है। मीना साला नहीं आई, क्यों? प्रश्न उठ गया, क्योंकि वह बीमार है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, आपने इसलिए देखा ना, इसलिए क्या बताता है? परिणाम बताता है। ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। और क्योंकि क्या बताता है? कई जगह आप जब फंस जाते हो कि यार किसको हम संयुक्त वाक्य कहें और किसको हम मिश्र वाक्य कहें, तो वो यहीं से पहचाना जाता है। तो याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि ये हम क्या बता रहे हैं? परिणाम बता रहे हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अविकारीय अव्यय शब्द, ठीक है, जिनके बाद परिणाम लिखा जाता है ना, तो ऐसे जोड़ते हैं जो परिणाम। किस किस शब्द से बताते हो? फलता, इस कारण, अतः, अतएव, स्वरूप, परिणाम, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा। उसने जीवन भर, ठीक है, फलस्वरूप लिखा है। उसने जीवन भर अच्छे कार्य किए थे, ठीक है भैया, कार्य पहले किया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देखो, उसके साथ भी अच्छा होता है, इसलिए उसके साथ क्या हो रहा है? या फलस्वरूप उसके साथ अच्छा हो रहा है। क्या लिखा है? इसलिए। उसने पूरे वर्ष पढ़ाई की, इसलिए उसके नंबर अधिक आए। फिर क्या लिखा? अतः वह बहुत छोटा है, अतः वहां तक नहीं पहुंच सका। आपने परिणाम, ठीक। तो ये चारों के चारों मैंने आपको पुनः बता देता हूं, आप इस चीज को समझिए। चल, तो हमारे पास क्या आ गया? हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले कि कितने भेद होते हैं? परिमाण ही परिमाण हर जगह लिखा है भाई। परिणाम सूचक, ठीक। तो समानाधिकरण से हम बनाते हैं क्या? संयुक्त वाक्य। क्या बनाते हैं? संयुक्त वाक्य। वाक्य पढ़ाऊंगा केवल वाक्य के अंग, और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जितना समानाधिकरण पढ़ा है सब क्या है? भेद है। किसके? संयुक्त वाक्य। व्यधिकरण से हम बनाएंगे क्या? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में आपने पढ़ा होगा कई बार परिभाषा कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर क्या होता है? आश्रित होता है। तो हमने ये पढ़ा, संयोजक जोड़ता है, विकल्प सूचक, वियोजक, विभाजक, अर्थगत क्या करता है? विभाजन, पृथक्करण करता है, विरोध सूचक पहला कथन का या पहले उपवाक्य का दूसरा क्या होगा? विरोध करेगा, परिणाम सूचक कि हम पहले क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? परिणाम लिखेंगे। ऐसा है। अब आ जाते हैं व्यधिकरण, जहां से समुच्चयबोधक, कारण बताया जाता है, संकेत, उद्देश्य और स्वरूप, ये चार भेद होते हैं मिश्र वाक्य के, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं मिश्र वाक्य को।
चलिए अब आ जाते हैं व्यधिकरण। व्यधिकरण में हमारे पास में कितने हैं? 4 हैं। एक कारण है, संकेत सूचक है, उद्देश्य सूचक और स्वरूप सूचक। ठीक है, आप हमेशा इनको याद रखिए। मैं आपको अभी ये बोल रहा हूं, ये जो शब्द लिखे हैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होगा, ऐसे समुच्चयबोधक या ऐसे आविकारी शब्द जो क्या करते हैं, किसी प्रधान उपवाक्य के साथ में आश्रित को जोड़ा जाता है। अर्थात दूसरे का, जैसे ही आप पहला सेंटेंस या पहला उपवाक्य पढ़ोगे आपके मन में प्रश्न आ जाएगा, फिर उत्तर आएगा उसी का, तो उसी कहते हैं आश्रित होना। अर्थात दूसरी की वैल्यू कब है? जब पहले वाले की है। पहला वाला लिखा है इसलिए दूसरा वाला उसी कारण लिखा गया है। कहानी इतनी है। जैसे ये देखो, तो और एक यद्यपि लिखा है, यह कार्य नहीं हुआ। अगर मैंने कहा यद्यपि यह कार्य नहीं हुआ, हाँ तो भैया क्या कर लोगे? प्रश्न उठ गया। ठीक है, तो संकट आ सकता है। संकट आ सकता है, क्यों आ सकता है? तो आपने फिर बताया क्या, यह कार्य नहीं किया, तो प्रश्न उठ गया। तो अब क्या है, ये किस पर आश्रित है? इस पर, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण ये है, इसी को कहते हैं आश्रित होना, है ना। अब इसके भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले कारण। कारण बताएंगे, मतलब जब आपने कोई समुच्चयबोधक का प्रयोग किया और उसके प्रयोग के बाद आप क्या लिखते हैं? हमेशा कारण लिखते हैं। जैसे मैंने बहुत मेहनत की, अब प्रश्न कर दो क्यों? मैंने परीक्षा पास कर ली। भाई कैसे कर ली? क्योंकि मैंने क्या लिखा है? बहुत मेहनत की थी। फिर आपने बोला इसलिए नहीं की, ये संयुक्त रूप से है, इसलिए का प्रयोग होता है, लेकिन केवल इसलिए का प्रयोग परिणाम के लिए होता है। इसलिए के साथ की का प्रयोग करें आप, तो हमेशा क्या होता है, क्या बताया जाता है? कारण बताए। मनोज मुझे पसंद है। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है, सुंदर है। कहता नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं कि वह अमीर है, तो इसलिए पसंद नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह अमीर है, इसलिए नहीं, ये कारण नहीं, ये आपने बताया। ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हो? क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, है ना। मोहन मेरे पास आया, क्यों आया? प्रश्न उठ गया, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। मीना प्रतिदिन साला जाती है क्योंकि वह जीवन में कुछ करना चाहती है। साला जाती है तो उसका आपने क्या बता दिया? कारण बता दिया। तो हमेशा जब आप कारण लिखोगे तो उसे हम क्या कहते हैं? कारण सूचक कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि का प्रयोग जब भी हो, जो कि, इसलिए की का प्रयोग आप करेंगे तो यह हम क्या बताते हैं। और ये मैं अभी भी बता रहा हूं कि हम मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मिश्र वाक्य। चलिए आ जाए। अगला है संकेत सूचक। संकेत का अर्थ क्या होता है? हम जब काल पढ़ते हैं तो काल की कक्षा में आपने देखा होगा, जब एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है या एक का होना दूसरे के ऊपर, तो हम संकेत करते हैं कि देखो, यदि मैंने मोहन को बर्बाद नहीं कर दिया, क्या बोला मैंने? यदि मैंने मोहन को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम घनश्याम नहीं। तो ये क्या कर रहे हो आप? संकेत कर रहे हो। अर्थात जब एक कथन या एक उपवाक्य दूसरे का संकेत के रूप में करे, एक का होना दूसरे के ऊपर निर्भर करे, है ना। जैसे यदि जीवन में सफल होना चाहते हो, तो यदि और तो दो लगे हैं। जीवन में सफल होना है, कड़ी मेहनत करो, तो बीच में क्या है? यदि जीवन में सफल होना है तो क्या करो? कड़ी मेहनत करो। यद्यपि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो तुम निकल जाओगे। यद्यपि, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, परंतु मोहन मानने वाला नहीं है। संकेत कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। संकेत सूचक ऐसे आविकारी अव्यय होते हैं, है ना, जो कि दो उपवाक्यों में या वाक्यांशों में होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत करते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक। और यही शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। उद्देश्य, संकेत अलग है। संकेत करना मतलब इशारा करना, सूचित करना, इंडिकेट करना। उद्देश्य मतलब लक्ष्य के बारे में बताना, है ना। मोहन, पुलिस मोहन को थाने लेकर गई। पुलिस मोहन को कहां लेके गई? थाने। क्यों लेके गई भाई? प्रश्न है। ताकि पूछताछ कर सके। तो ताकि का प्रयोग आप कब करते हो? ताकि का, उद्देश्य बताने के लिए। ठीक, तुम खड़े हो जाओ ताकि वह तुम्हारी जगह बैठ सके। यह सब मैंने इसलिए बोला ताकि उसको, अब यहां पे इसलिए बोला क्या है? क्रिया विशेषण है, इसलिए बोला, है ना। अवधारणा प्रकार बोधक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है,
यह सब मैंने इसलिए बोला। अब देखिए, इसलिए मूल रूप में क्या है, मैंने कई बार समझाया, इसलिए मूल रूप में क्या है, समुच्चयबोधक है। काम क्या कर रहा है, क्रिया विशेषण का। समझ में आए, इसे कहते हैं प्रकार बोधक, रीति के अंतर्गत आता है, रीतिवाचक। तो चलिए, यह सब मैंने इसलिए बोला ताकि उसको कुछ समझ आए। तो ताकि उद्देश्य, बोलने का उद्देश्य क्यों है, समझाने के लिए। यदि मैंने बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम घनश्याम नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, उसको ऐसे समझाओ जिससे वह पास हो जाए, है ना। तो जिससे पास हो जाए, तो उद्देश्य क्या है, पास होना। चलिए, अगला है हमारे पास में स्वरूप सूचक। अब क्या है स्वरूप, स्वरूप का मतलब है एक अवधारणा। जब आप कोई वाक्य लिखते हो तो वाक्य की एक अवधारणा होती है, उसको व्यक्त करने के लिए दूसरा कथन उसको स्पष्ट करता है। पहले कथन को दूसरा कथन क्या करेगा, स्पष्ट करेगा। और इसे हम कैसे बनाते हैं, जैसे मीना तो ऐसे दौड़ रही है जैसे पीटी ऊषा हो, ऐसे दौड़ रही है जैसे पीटी ऊषा हो। तो जैसे का प्रयोग आपने किया, ठीक है, जैसे, यानी, अर्थात, मानो। और ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है उपमा अलंकार में, है ना, कर्मधारय बहुब्रीहि समास में, अर्थात, मानो, ऐसे करके हम प्रयोग करते हैं। तो देखियो, एक दिन का समय, यानी एक दिन का समय, कहते हैं ना, एक दिन का समय दिया है यानी एक दिन का ही समय है, ऐसे। यानी, तो आप देखो, यानी, फिर आप बोलते हो मोहन ऐसे डर रहा था जैसे चोरी उसी ने की है। एक दिन हमने बोला कि मोहन ऐसे डर रहा था, मोहन कैसे डर रहा था, जैसे चोरी उसी ने की। अब ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ ये देखो, एक उपवाक है, ये एक उपवाक है, बीच में जैसे लिखा है। और मूल रूप में जैसे क्या है, मैंने पहले भी समझाया, जैसे क्या है, सर्वनाम है, जो, जैसा, जिससे। अब यहां पर काम क्या कर रहा है, समुच्चयबोधक का। मैंने कई बार आपको समझाया है कि शब्द की प्रकृति के ऊपर निर्भर, वाक्य की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। कई बार शब्द विकृत रूप में प्रयोग होते हैं, अलग अलग जगह पर प्रयोग है। मूल रूप में है क्या, विशेषण, काम कर रहा है क्रिया विशेषण का। तो हमें वाक्य की प्रकृति को समझना पड़ेगा। बड़ी ही आसान है भाषा, है ना, समझ के आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा। चलो, फूलों की ओस मानो, है ना, फूलों में ओस की बूंदे मानो मोती चमक रहे हो, तो मानो। तो अब क्या है, ये मोती चमक रहे हैं, चोरी उसी ने के, एक दिन। और उसके पहले तो जैसे ही आपने ये शब्द लिखा, मानो, जैसे, एक अवधारणा व्यक्त की आपने, क्या की, अवधारणा। तो इसी कहते हैं, जब एक उपवाक्य का स्वरूप दूसरे उपवाक्य में स्पष्ट हो जाए, उन उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक क्या कहलाते हैं, स्वरूपवाचक कहलाते हैं। बड़े आसान है। और जितने भी हमने भेद पढ़े, जो भी चीजें पढ़ी, ये सब की सब बेटा क्या है, मिश्र वाक्य बनाती है। आपको वाक्य पढ़ाऊंगा, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, वाक्य के अंग पढ़ाऊंगा, अर्थ के दृष्टिकोण से अलग पढ़ा दूंगा, रचना के दृष्टिकोण से अलग। लेकिन आप जब मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बदलोगे तो केवल और केवल क्या है, इनको बदलने का तरीका कि आपने उठाया, समुच्चयबोधक परिवर्तित किया, और जो जो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं, जो भी अन्वय है, उसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करिए, बन गया। बड़ा आसान है। तो इसके लिए आपको ये बेसिक है। इसलिए मैंने आपको बोला ये समुच्चयबोधक क्यों पढ़ना है, संबंध बोधक क्यों पढ़ना है, आविकारी शब्दों के बारे में क्यों जानना है, अव्ययी भाव समास है। अभी मैंने संयोजक और वियोजक के बारे में बताया कि भाई आपका जो आगे चल के आप समास पढ़ोगे उसमें वही लगने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे मैंने अभी सर्वनाम के बारे में बता दिया है ना। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जितना हो सके उतना आप शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।